लोकेशन तो आप याद रखेंगे कि मोस्टली ये साइटोप्लाज्म में होती है और नो नीड ऑफ ऑक्सीजन होगी, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें लोकेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। इसकी फेजेस क्या आपके बारे में पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो फेजेस जो हैं ग्लाइकोलाइसिस की वो आपके पास दो हैं। नंबर 1 जो है इसमें आप पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटे प्रिपरेटरी फेज, और नंबर 2 को हम बोलते हैं बेटे ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज है और ऑक्सीडेटिव फेज है। प्रिपरेटरी फेज जो है बेसिकली वो फेज है जिसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट फेज भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, इसमें हम इन्वेस्टमेंट फेज भी बोलते हैं। और जो ऑक्सीडेटिव फेज है इसको हम पे ऑफ फेज का नाम भी देते हैं, पे ऑफ फेज क्या बोलते हैं, बेसिकली पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज का मतलब है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी इन्वेस्टमेंट फेज में, प्रिपरेटरी फेज में, वो आपने ऑक्सीडेटिव फेज में इसको कंप्लीट किया। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप डिटेल में स्टडी करें तो हमारे पास ये पता चलेगी हमें कि ग्लूकोज जो है वो हमारे पास मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल है ग्लूकोज, और इसकी जो है वो एंट्री होती है विद इन द सेल। एंट्री करने के लिए याद रखिएगा हमारे पास इंसुलिन मौजूद होती है। इंसुलिन जो है इसको सेल के अंदर लेके चलती है इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर जब एंटर होता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो एंट्री है ये एक्चुअली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से हो रही होती है। और ये किस फेज में है, फर्स्ट फेज में, जिसको हम प्रीपरेटरी फेज बोलते हैं। ग्लूकोज से बेसिकली बनता है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस होता है। फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है तो इसका मतलब है हमारे पास एटीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से यहाँ पर हम एक एडीपी का मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ अटैच कर लेते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की मदद से चेंज होती है इनटू, ग्लूकोज जो है एंजाइम की वजह से चेंज होती है जिसको हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का नाम देते हैं। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो बेसिकली चेंज होगी इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। सो फ्रक्टोज 6 से 1,6 बिसफॉस्फेट की जब चेंजेस आती हैं तो इसमें बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक एंजाइम जो है इसको इन्वॉल्व होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एंजाइम बेसिकली जो कि ग्लूकोज को किस में, फ्रक्टोज में चेंज करता है, तो उसको हम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बोलते हैं। ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये ब्रेकडाउन होगी और ब्रेकडाउन होके दो मॉलिक्यूल बनाएगी। एक को हम बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसके कार्बन नंबर 1 पे जो है वो फॉस्फेट अटैच होता है, और एक बनाएगा जिसे हम बोलते हैं G3P। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है और इसकी कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। सो ये जो स्टेप मैंने आपको बताया है, ये 2 स्टेप्स जो हैं याद रखिएगा, ये दोनों स्टेप जो हैं ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होते हैं
और एंजाइम की मदद से ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ आइसोमर्स के थ्रू या आइसोमरेज एंजाइम की मदद से ये क्या होंगे बेटे, सेपरेट होंगे। तो इसमें टोटल 5 स्टेप्स हैं। जी अहमद साहब बोले। सर जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा, यहाँ भी एटीपी यानी कि कंज्यूम होगी। हाँ जी, वो मैं बताता हूँ आपको, वो भी मैं बताने लगा कि इसमें और इसमें क्या फर्क क्या है, यही मैंने बताना था, अभी आपने पहले बोल दिए। अब देखें यहाँ पर जो है एक, अब पहले तो ये समझ लीजिए हो गया। इसका मतलब है कि सर अगर ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट से 1,6 बिस फास्फेट बनी है, तो यहाँ पर सेकंड जो है वो फास्फोराइलेशन होती है, जिसको हम एटीपी से एडीपी कन्वर्ट करते हैं, और ये दोनों इन्वेस्टमेंट हो गई। सो एक्चुअली अगर आपसे ये पूछ, ऊपर वाले स्टेप में होगी ना ये? ऊपर वाले स्टेप में होगी, इस स्टेप में होगी। ठीक है जी। तो आप ये देखेंगे आपके पास 2 एटीपी की इन्वेस्टमेंट हुई है, यहाँ पर एक एटीपी है, यहाँ पर एक्चुअली एक एटीपी है, दोनों की इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर ये बताएं कि नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसिस कितनी हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा जी? नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसिस जो है वो कितनी हुई है, कितनी जो है वो आप लोग बताएं तो जी उमामा जी। जी 0 सर 0 नहीं हुई इधर तो, कोई भी कंज्यूम हुआ है सिर्फ एटीपी। हाँ जी कंज्यूम हो गई, बनी। ठीक हो गया। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 0, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकले, तो आंसर विल बी 0। आपसे पूछ लिया जाए NAD प्लस कितने यूज हुए, 0। और आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज जो है वो कितने यूज हुए हैं, तो 1। और ये पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज के जो है इसमें इंटरमीडिएट स्टेप कौन सा है, तो वो आप कहेंगे G3P के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि DHAP जो है वो चेंज होती है G3P में। तो एक्चुअली ये G3P का जो मॉलिक्यूल है ये एक नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि डी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो बेसिकली एक कीटो शुगर है, और कीटो शुगर आगे फॉलो नहीं होती। इसकी रीजन एंजाइम्स है कि एंजाइम्स जो है ना एक्चुअली वो कीटो शुगर पे कम एक्ट करते हैं, कीटो शुगर वाले एंजाइम नहीं होते। फिर आप लोगों के पास आ जाएगा बेटे नंबर 2 पे ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज जो है इसका दूसरा नाम पे ऑफ फेज भी है। इसे पे ऑफ फेज क्यों बोलते हैं, इसकी रीजन क्या है? ये याद रखिएगा, ऑक्सीडेटिव फेज जो है ये हमेशा 2x चलेगी। 2x का मतलब है टाइम, 2 टाइम चलेगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास G3P का एक मॉलिक्यूल है, ये G3P का मॉलिक्यूल जो है 3 काम वाला, ये चेंज होता है इनटू अ G12 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में, 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में। अब यहां पर ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट बनी है, इसकी रीजन क्या है? याद रखिएगा आप लोगों के पास यहां से NAD प्लस से NADH2 बनता है, NAD प्लस से NADH2 बनेगा। अगर ये फॉर्मेशन हो रही है तो एक्चुअली आप इसमें ऐड कर रहे हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट को,
और ये इनऑर्गेनिक फास्फेट आप साइटोप्लाज्म से ले रहे हैं। ये क्या ले रहे हैं? साइटोप्लाज्म से ले रहे हैं। तो ये भी 2 टाइप होगा, इस सारा प्रोसेस 2 टाइप होगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P यूज हो रहे हैं। जी मारिया बेटे जल्दी बोले। सर आपने G3 मॉलिक्यूल कंपेरेटिव फेस में कहा था कि ये 2 हैं, तो फर्स्ट वाला तो ये और सेकंड वाला कहाँ पे है? देखें सेकंड वाला अल्लाह ताला के पास है अभी। ये क्या था? DHAP है ना, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। ये एक्चुअली G3P में भी चेंज हो जाता है, तो इस तरह से G3P के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। क्लियर है? ओके। जी जी बोले बेटे। सर ये फॉस्फेट किस में ऐड हो रहा है? G3P में ऐड कर रहा है जी सर? बिल्कुल G3P में ऐड हो रही है, तभी सर तो ये बनेगा, तभी तो ये बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। सर इसे पे ऑफ बेस क्यों कहते हैं सर? अभी मैंने ये कंप्लीट नहीं किया पुत्र, अभी तो मैंने पढ़ाना है इसको। ठीक है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसको कंप्लीट करूं, उसके बाद क्वेश्चंस कर लीजिएगा। G3P जो से 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट बनता है और फिर जो है इससे आगे प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम नाम देंगे 3-फॉस्फोग्लाइसरेट या 3-फॉस्फोग्लाइसरेट एल्डिहाइड भी बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट QE फेज से हम ATP यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ADP से हम यहां पर एक्चुअली ATP के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। सो ये जो आप लोग 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट से 3PGA बना रहे हैं, ये एक्चुअली ATP की है, क्योंकि यहां पर आप देखें ना, आपने इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड किए और क्या बना लिया है, NAD प्लस से NAD2 बना लिया। तो एक्चुअली ये जो स्टेप है यहां से यहां तक का, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यानी कि हमने फास्फेट को इसके अंदर पुट कर दिया और फास्फेट जब जाके एडजस्ट होता है तो उसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को हम रिमूव करें। जी साल वसीम भट्ट साहब। सर ये फॉस्फोरिलेशन तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। हाँ जी, तो इसमें क्या है? आपने ऑक्सीडेटिव लिखे। हाँ जी, ये ऑक्सीडेटिव भी होती है। सर ऑक्सीडेटिव तो हमारी आखिरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है। अच्छा चलिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जी अहमद साहब। सर सेम ही क्वेश्चन है मेरा भी, मतलब ठीक है, मैं भी आपको बता देता हूँ एंड पे। ठीक है जी, आप दोनों को मैं एंड पे इसका आंसर दूंगा कि ये ऑक्सीडेशन जो हुई है, ये ऑक्सीडेशन बाय फास्फोरिलेशन। एक्चुअली देखें, आपने इनऑर्गेनिक ऐड किया, भट्ट साहब और अहमद साहब इनऑर्गेनिक ऐड किया, इसमें अगर इनऑर्गेनिक ऐड कर रहे हैं तो इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? वो यहां पर आ जाएंगे। चलो ये भी मैं कहता हूं मैंने गलत लिख दिया, आपने कहा मैंने गलत लिखा है, मैंने इसको मान लिया है। आपके कंसेप्ट को और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस तरीके से कि ये आपके पास हुई है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन हुई है, और ये हुई है आपके पास ऑक्सीडेशन। ये फॉस्फोराइलेशन हुई है और ये हुई है ऑक्सीडेशन। अब क्या मसला है? अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। सो यहां पर इसको हम टेक्निकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लिखते हैं, लेकिन कौन सी फॉस्फोराइलेशन? आप ले लें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक्चुअल कंसेप्ट इस तरह से हम पढ़ते हैं। जी बेटे, अब क्या है आप लोगों का आंसर? जी अहमद बोलो बेटे। ऑक्सीडेशन थोड़ी ना होगी, रिडक्शन होगी। NAD क्या? की NADH, ये रिडक्शन नहीं क्या है? होगी? किसकी रिडक्शन रिडक्शन है? सर, भाई ये NAD की। ऑक्सीडेशन है, ये अरे यहां NAD पर ऑक्सीडेशन हुई है इसकी, G3P मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हुई है।
G3 मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन, आप इसे बोल रहे हैं कि ये रिडक्शन है पूरा इलेक्ट्रॉन होगी ना यार। यहाँ तो एक बात पहले ये समझ लो ना कि NAD से NADH2 बना, ये रिडक्शन है, ये मान लेते हैं हम, जी सर इसमें जी कोई सर मसला नहीं है। सबसे पहले G3P में से क्या निकलेगा बताओ जरा? प्रोटॉन निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा G3P, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ऑक्सीडेशन की वजह से है। और जैसे ही इनऑर्गेनिक मिलेगा तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयन बेसिकली जब G3P के मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं जिसमें से हाइड्रोजन निकल चुकी है तो 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसेट बनता है। तो ये जो 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसेट है एक्चुअली ये वो लेवल है जिसमें आप लोग क्या बनते हैं 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसेट। अब ये आप लोगों को मैंने बताया कि आप कहते हैं सर ये सबस्ट्रेट लेवल की, ये भी सबस्ट्रेट लेवल की नहीं होती है। आप इसे लिखते हैं फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेशन। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन होगी देन जो है वो फॉस्फोराइलेशन होगी G3P की। जी अहमद साहब अब आपकी बात। ठीक है सर, समझ लग गई है। जी 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 ताहा बेटे आपकी बात। सर ये फर्स्ट स्टेप में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ रही है वो एटीपी से है? नहीं, साइटोप्लाज्म से। अच्छा सर ठीक। जी भट्ट साहब। सर बस मैंने यही कंफर्म करना था कि ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन जो भी आप उसको नाम दें, उसके बाद जो फॉस्फोरिलेशन होगी वो तो सबस्ट्रेट लेवल ही होगी ना? बेटे मेरी बात सुनो, ताकि आपको क्यों नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे फास्फेट ऐड किया जाता है। तो ये फास्फोरिलेशन किसकी कर रहे हैं? G3P की। G3P के साथ दो चीजें होती हैं। सबसे पहले इसमें ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि इसका प्रोटॉन आयन या हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाता है, और साथ में ही फास्फेट ऐड हो जाती है। जैसे ऐड होती है 1,3, जबकि 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसेट से पीछे का जो मॉलिक्यूल बनता है इस के दौरान जो आपके पास एटीपी की सिंथेसिस, ये देखिए यहाँ पे इनऑर्गेनिक इनकॉर्पोरेट हुए इनटू बीपी में, जबकि यहाँ पर एडीपी ने एक इसमें से फास्फेट ग्रुप निकाल देते हैं। तो एक्चुअली ये सबस्ट्रेट लेवल है। ठीक है, एक्चुअली ये सबस्ट्रेट लेवल है, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल नहीं हो सकती। ठीक हो गया, समझ गया। 3-फॉस्फोग्लाइसेट से आपके पास बनता है 2PGA, और 2PGA से आपके पास बनता है PEP, और PEP से आपके पास बनता है फॉस्फोनल पायरुवेट से पायरुविक एसिड या पायरुवेट। अब देखें, पहला तो यहां पर हमारे पास पे ऑफ हो गया, हमने ये एटीपी यूज किया था, इन्वेस्ट किया था, यहां पर हमारे पास आ गया। दूसरा क्या होता है, हमारे पास यहां पे भी स्टेप होता है कि हमारे पास ATP बनती है ADP से, यहां पे हमारे पास बनेगी ATP। ठीक है, तो यहां पर इसको हम 2 टाइम्स इसको कह देंगे कि ये 2 हमारे पास बने और ये हमारे पास दूसरे बनेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला जाता है, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट जो है वहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, तो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और प्रोडक्ट में फॉस्फोफिनोल पायरुवेट होगा और यहाँ से फिर पायरुविक एसिड हमारे पास बनेगा। अब आप लोगों से अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि बताएं कि इसमें कौन सी चीज जो है इनकरेक्ट है, फॉर एग्जांपल अल्फा में कहते हैं कि टोटल एटीपी कितने हैं, फिर बीटा में बोलता है कि वो आपके पास टोटल वाटर कितने इसमें से बने, चार्ली में बोलते हैं कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितने बने, डेल्टा में बोलता है जी टोटल NADPH2। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी इसमें आपके पास टोटल एटीपी जो आए ना वो थे 4, वाटर जो आए वो थे 2, कार्बन डाइऑक्साइड आया 0 और ये आए आपके पास 2।
Which of the following is incorrect about oxidative phase or payoff phase? जी मोमना। ATP, total ATP. टोटल एटीपी 4 है, ठीक है। जिस बात यस सर, एटीपी के बनते हैं ना, और वहाँ पे तो 2 बनते हैं, तो नीचे ठीक है। 4 वो फिर ठीक है डेल्टा सर। जी। एलिना आपका आंसर क्या बेटे? सर आपने आपने कहा था कि 2 टाइम्स सब कुछ इंक्रीज होता है, जी उस लिहाज से तो सारे ऑप्शन ठीक है। वेरी गुड। चलिए जी मैं बताता हूँ बेटे, 2 एटीपी आपके पास ये थे और 2 ये थे, 4 हो गए, ये आंसर आपका नहीं बनता। वाटर मॉलिक्यूल एक रिएक्शन में एक निकलेगा, एक रिएक्शन में दूसरा निकलेगा, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलेंगे, बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कोई भी नहीं निकलती, ये भी ठीक है। मुझे बताएं NADPH कहां पर है? NADPH2 यहाँ पे तो कोई NADPH2 है ही नहीं है, तो आंसर जो है ये बनेगा एक्चुअली यहाँ पर NADH2 निकलता है, NADH2, और इसकी जो टोटल नंबर होंगे वो 2 होंगे। क्या हो गया आप लोगों को? जी सबाहत अकमल। जी सर, अब समझ आ गई मुझे, वो पी नहीं आना था, ठीक है, NADH। ठीक है बेटे। सो इसको हम नाम देते हैं पार्वेट या पार्विक एसिड। ये हमारी ऑक्सीडेटिव फेज होती है, और ये हमारी बेसिकली हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट अपनी की थी 2 एटीपी की, उसमें से हमारे पास जो है 2 हमने इन्वेस्ट किए थे, यहाँ पर एक इन्वेस्ट किया था एटीपी नंबर 1, यहाँ पे इन्वेस्ट किया था एटीपी नंबर 2, यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, 2 इन्वेस्ट किए थे। अगर आप लोगों से वो इस तरह से पूछ ले कि बताएं कि प्रिपरेटरी फेज में या टोटल एटीपी हमारे पास कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल हमारे पास 4 आए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेट एटीपी कितने हैं, तो आप कहेंगे वो हमारे पास 2 होंगे। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज याद रखिएगा। जी मोहम्मद ताहा साहब। सर आपने डेल्टा ऑप्शन में NADPH2 लिखा है NADH2 की जगह, तो फिर डेल्टा गलत होगा ना? हाँ जी, तो यही तो मेरे आंसर हो गया था, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर। सर एक्सक्यूज मी जी सर, वर्ड यूज होता है टोटल एटीपी का भी होता है, नेट एटीपी का भी, एक होता है ग्रोस एटीपी, सर वो जरा बता दें। नहीं जी, वो नहीं मुझे पता ना, मैंने कभी पढ़ी है, मैंने इसमें टोटल और नेट ही पढ़ी है। सर किप्स के एमसीक्यूज में अक्सर मतलब ये वर्ड यूज होता है, किसके? ग्रोस का, किप्स के, कीट्स के। अच्छा बेटे अपना हैंड तो रेस करो जरा आप। सर मैं अहमद हूँ। जी सर मैं अहमद हूँ। जी अहमद, वो आपका ना वो नजर नहीं आ रहा, आइकॉन नहीं नजर आ रहा यहाँ पे। हाँ नहीं सर। क्यों नहीं आ रही है? सर आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही तो मैं आपको सुन पा रहा हूँ ना। ये सर पता नहीं, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी अच्छा, सर ये ना नेट एटीपी का मतलब जो सिर्फ एक G3P जो मॉलिक्यूल जो रिलीज कर रहा है वो है, मतलब जी सिर्फ एक रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, ये जो टोटल होता है ना, इसको हम ग्रोस भी बोलते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है टोटल, ग्रोस। और एक होता है नेट। टोटल कितने हैं उसको हम ग्रोस भी बोलते हैं, और नेट कितने हैं उसको हम, नेट को हम जो बोलते हैं जो हमने इन्वेस्ट किया तो उसके बाद कितने हमारे पास आए। जी अहमद कंप्लीट हो गया, क्लियर? जी सर। जी जी अलीना।
जी लेना बेटे आपने हैंड रेज किया, बताएं एनी क्वेश्चन? नो। जी ताहा आपने हैंड रेज किया, जी बेटे एनी क्वेश्चन? नो सर, वो पहले से ही था। ठीक है। नवेरिया जी बेटे। जवेरिया, नवेरिया सॉरी। जी बेटे आपका क्वेश्चन नहीं। जी बेटे नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे। जी अलीना बेटे ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके सर। सर मैंने ये कहा था कि आपने जो नेट टोटल एटीपी और नेट एटीपी जो लिखा है उनकी अमाउंट, वो एक्स टाइम अगर हम ऑक्सीडेटिव फेज को एक्स टाइम ले तो ही रहेगा। 2x टाइम ले तो फिर टोटल एटीपी तो 6 आएंगे और नेट एटीपी 4 नहीं आएंगे। देखो मेरी बात सुनो, और ये एमसीक्यू इसमें पूरे ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी सिंथेसिस कितनी हुई है पूरे ग्लाइकोलाइसिस में, बताएं अलीना? टोटल यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप है ना, ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है जी सर, इसमें टोटल एटीपी की सिंथेसिस कितनी हुई है? 2 एटीपी बेटे 4 एटीपी, 2 ये और 2 ये, 4। बात ठीक आ गई? टोटल एटीपी की यूज कितना हुए, कितने टोटल एटीपी यूज हुए ग्लाइकोलाइसिस में? आप कहेंगे सर इसमें 2 में, इन्वेस्टमेंट फेज में 2 हुए थे, 2 यूज। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि बेटे आपने नेट एटीपी बताएं, तो नेट एटीपी की सिंथेसिस कितनी हुई है, नेट की, एक्चुअल की कितने हैं? वो 2 होंगे। इसकी क्या रीजन है? 2 तो आपने इन्वेस्ट किए थे, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया उसमें 2 रुपए इन्वेस्ट किए, आपको 4 रुपए आ गए। उस 4 में से आप कहेंगे यार मैंने 4 रुपए कमाए 2 रुपए लगा के, अमाउंट बढ़ गई ना रीना? तो आप कहेंगे एक्चुअली ये मेरे पास टोटल मेरी इनकम है, टोटल मेरी इनकम है, इस इनकम में से 2 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो एक्चुअल अमाउंट क्या आ गई आपके पास? 2 एटीपी आ गई ना एक्चुअली, जो इन्वेस्ट किए आपने, जो हार्वेस्ट किए आपने, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप सो कि आपने ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में बेटे हमारे पास नंबर 2 वाला स्टेप है, दैट इज कॉल्ड पार्विक एसिड ऑक्सीडेशन, और इसको हम लिंक्ड रिएक्शन बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, और जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है उसका लिंक्ड रिएक्शन भी यही है, ठीक है। इस बेस पे हम इसको नाम देते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, या हम इसको लिंक्ड रिएक्शन का भी नाम दे रहे होते हैं, लिंक्ड रिएक्शन, क्योंकि ये लिंक कर रहा होता है, लिंक्ड रिएक्शन। और ये सारा प्रोसेस हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये हमारे पास एक स्टेप है जो हमने इसमें पढ़ना है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। लिंक रिएक्शन कोई इजी रिएक्शन नहीं है, बड़ा टेक्निकल रिएक्शन होता है। इसको बेसिकली कैसे पढ़ते हैं, कैसे हमने पढ़ना है, ये हम देख लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि बेटे आप लोगों के पास ये एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या बेटे आउटर मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल और एक हिस्ट्री बने हुए हैं, मैंने एग्जांपल दिया आपको, और यहां पर पायरुविक एसिड मौजूद है,
पार्विक एसिड। पार्विक एसिड जो है पहली लाइन क्रॉस कर लेता है। पार्विक एसिड क्या है, पहली लाइन जो है, पहली जो मेम्ब्रेन है उसको इजीली क्रॉस कर लेता है। दूसरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए यहां पे इसके पास एक चैनल होता है, ठीक है। इसको हम शटल चैनल भी बोलते हैं, शटल प्रोटीन भी बोलते हैं, बहुत से इसके नेम है, लेकिन आप इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी लिख सकते हैं। तो पायरुवेट जो है या पार्विक एसिड जो है वो इंटर होगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल पार्विक एसिड जो, पायरुवेट जो है वो यहां से इंटर हुआ, ठीक है। ये आपके पास आ गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होता है तो उसमें दो रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले पायरुवेट या पायरुविक एसिड से एसीटेट बनती है। क्या बनती है, एसीटेट। ये आप लोगों ने याद रखना है, पंजाब की बुक में नहीं है। क्या बनेगी बेटे, एसीटेट। और इसमें हम कहते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हुई है, और ये भी 2x टाइम होगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होते हैं ना, इस वजह से। यहां पर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, एसीटेट। ये एसीटेट जो है ये चेंज होती है इनटू एसिटाइल ग्रुप में। किसमें बेटे, एसिटाइल ग्रुप में। एसिटाइल ग्रुप में चेंज होगी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सो जब ये प्रोसेस होता है तो एक्चुअली यहां पर याद रखिएगा NAD+ से NADH2 बनता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस हमारे पास हुआ है ये एक्चुअली डिहाइड्रोजिनेशन हुई है, या जिसको ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन ये हुई है, डिहाइड्रोजिनेशन। मैंने हाफ लिखा है इसको, डिहाइड्रोजिनेशन। ये जो एसिटाइल ग्रुप है जिसको हम एसिटाइल बोलते हैं, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, किस तरह से होता है ये देखिएगा। कार्बन कार्बन और ये CH3 होगा, और ये डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन को। ये हमारे पास एसिटाइल क्या है बेटे, एसिटाइल है। इसको हम एसिटाइल बोलते हैं। इस एसिटाइल के साथ अटैच होता है क्या जी, कोएंजाइम आके, कोएंजाइम A। इस एसिटाइल के साथ कोएंजाइम A अटैच होता है, और जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम अटैच होगा तो ये क्या बन जाएगी जी, आप ये देखिएगा, आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कोएंजाइम A अटैच होगा। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है इसको हम एसिटाइल कोएंजाइम A बोलेंगे। ये आपके पास क्या है, कोएंजाइम A है। अब ये क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम A। क्या बन गया बेटे, एसिटाइल कोएंजाइम A। इस चीज को हम बोलते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। जी आमना। सर ये डिहाइड्रोजनेशन हम एसिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना जी, अगर हम यानी कि एसिटेट जो है, एसिटेट में डिहाइड्रोजनेशन हुई तो वो एसिटाइल ग्रुप बना। सर अगर हम NAD+ के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी ना, ऑक्सीडेशन हुई है, ये एक्चुअली हुई है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, मैं यही बताने लगा था। ये हुई है हमारे पास ऑक्सीडेशन एक्चुअली,
और ये हम हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है कि ये इसको इसमें कन्वर्ट हुआ है और इसमें से जो आपके पास प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर आ गया है, और ये भी 2 टाइम्स होगा, ये भी याद रखिएगा, ये 2 टाइम्स होंगी क्योंकि 2 आपके पास पार्विक एसिड के मॉलिक्यूल हैं और 2 ही आपके पास एसिटाइल के मॉलिक्यूल होंगे, 2 ही आपके पास कोएंजाइम A के होंगे। ठीक है जी। सर एक मेरे यहाँ पे और क्वेश्चन था, मैंने ऑक्सीडेशन तो ये है, लेकिन अगर हम देखें हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है तो हम हाइड्रोजन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहते हैं ना? हाँ जी। तो यहाँ तो NAD प्लस में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो फिर हम इसे ऑक्सीडेशन क्यों बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन भी है ना साथ इसके। ओके सर, मैंने ये पूछा था, थैंक यू सर NAD की तो वैसे रिडक्शन ही होगी ना? जी। मैं यार ये पूरा प्रोसेस जो है ना, इस पूरे प्रोसेस का नाम है NADH2। तो एक्चुअली देखिए ना, ये इसमें क्या होगा, सर ये इसमें क्या होगा, रिड्यूस ही होगा ना, ये तो इसमें रिड्यूस ही होगा। ओवरऑल रिएक्शन इसको ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ओके सर। जी जी बेटे। बेटा जल्दी करें ताकि हम आगे भी पढ़ सकें। अच्छा, अगर आप लोगों से पेपर में इसके MCQs इस तरह से पूछ लिए जाएं कि ये बताया जाए कि इसमें क्या चीज बनी है, क्या चीज रिलीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ये पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल ATP सिंथेसिस कितनी हुई है, तो आप कहेंगे कि इसमें टोटल ATP सिंथेसिस 0 है, कोई ATP की सिंथेसिस नहीं हुई, 0। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल NADH2 की फॉर्मेशन कितनी हुई है, तो आप ये कहेंगे कि इसमें फॉर्मेशन जो है वो 2 हुई है, 2 NADH2 जो है इसमें बने हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज हुए हैं, तो आप ये कहेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास 2 रिलीज हुए हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल ATP यूज कितने हुए हैं, तो फिर कौन आंसर करेगा, कितने ATP यूज हुए हैं? जी जी अलीना आप बोले बेटे। सर 6 यूज हुए हैं। 6 यूज हुए हैं। कहां से 6 यूज हुए हैं बता सकते हैं आप? सर ये NaDH2 जो है तो एक 3 देगा ना, तो उस लिहाज से 6 हो जाएंगे। वो तो फॉर्मेशन में आ गया ना, तो फॉर्मेशन में आया बेटे। जी सर यहाँ पे नहीं बेटे अलीना आपको नहीं अभी पता। जी बेटे आप बताइए। नहीं पढ़ा मैंने पूरा काम, अब क्या होगा मेरा हाथ ही आएगा बचना। जी बेटे वसीम कितने यूज हुए? सर एक ही TP यूज हुआ है। चलो ठीक है जी। और कौन बताएगा? सर कोई ATP नहीं यूज हुआ। अहमद ये बात याद रखना कि 2 ATP यूज होते हैं 4 entry of 2 पार्विक एसिड मॉलिक्यूल into mitochondrial matrix
याद रखिएगा कि यहां पर जो आपके पास पायरुविक एसिड अंदर इंटर हुआ है ना, बाहर वाला तो इजीली क्या करेगा, अंदर चला जाए, बाहर से पहली लाइन को क्रॉस कर लेगा। लेकिन जब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो एक पायरुविक एसिड के लिए एक एटीपी यूज होता है, तो दो पायरुविक एसिड के लिए दो एटीपी यूज होती है, तभी आपके 38, 36 और जो है उसमें डिफरेंस आएगा, 40 में डिफरेंस आएगा। सर मतलब कि ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसी का पार्ट है ये, कि मतलब दो एटीपी यूज हुए हैं उसको हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया। आप कहते हैं ना अहमद, आपने तो माशाल्लाह डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है, आप कहते हैं कि सर टोटल 40 कैसे बन गए एटीपी, ये पढ़ते हैं ना 40। जी जी सर। तो हम कहते हैं कि यूकैरियोट में ये होंगे 36 और प्रोकैरियोट में होंगे 38। तो डिफरेंस हम क्या कहते हैं कि 40 में से दो वो थे जो हमने इन्वेस्ट किए थे शुरू में, ग्लाइकोलाइसिस में दो इन्वेस्ट किए थे ना अहमद? जी सर, जी सर। और आगे फिर दो कहां पर हमने यूटिलाइज किए, फॉर द शटलिंग ऑफ पायरुविक एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक ठीक। उसमें दो और माइनस कर दो तो 36, इसमें क्या बन जाएंगे, नेट बन जाएंगे। टोटल तो आपके 40 ही थे ना? जी सर। अब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है? नो सर। तो उसमें दो इन्वेस्टमेंट वाले निकाल दो, बाकी कितने रह गए? जी सर, बाकी 38 ही रह गए। आप कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना ये? जी सर। हाँ बस। सर मतलब एक पायरुविक एसिड के लिए एक एटीपी, दो पायरुविक एसिड के लिए दो एटीपी। तो एक्चुअली ये जो कन्वर्जन हो रही है इसकी यहां से यहां पर, ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसको एटीपी जो है वो होगा। जी बेटे। सर एक पायरुविक एसिड के लिए एक एटीपी चाहिए ना, इसलिए मैंने कहा कि एक एटीपी यूज होती है। हाँ जी, अब दो के दो होगा ना, ये 2 टाइम्स मैंने कहा, ये सारे 2 टाइम्स हो रहा है। जी सर। सर जी जी सर अगर पूछा जाए कि मतलब कितने एटीपी यूटिलाइज हुए, फिर 4 कहेंगे? यूटिलाइज एटीपी यहाँ पर यहाँ पे नहीं सर, टोटल टोटल क्या सर, मतलब 40 एटीपी बने, फिर 36 कैसे हुए सर? हाँ जी, ये जादू से हुए, जादू नहीं सर, वो तो 4 यूज हुए ना। हाँ, 4 यूज हुए, 2 यूज हुए, 2 ग्लाइकोलाइसिस में इन्वेस्ट हुए थे, ये यूज हुए, और 2 जो है वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम इसको ना, इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। जो आपके पास याद रखिएगा, लिंक ट्रैक्शन में जो एटीपी यूज होते हैं वो एक्चुअली खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस में जो लगाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, वो शुरू में लगा दिया, उसके बाद साथ वो इन्वेस्टमेंट हो गई, 2 एटीपी आपने लगाए, 4 एटीपी है, उस 4 में से फिर 2 आप आगे यूटिलाइज कर लेते हैं, तो वो अपने बिजनेस बढ़ाना ना, 2 से आप 36 पे ले जाते हैं। जी सर। आप कह रहे हैं सर कि अगर पूरा क्रेब्स साइकिल हो, यानी कि पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन हो, तो हमसे पूछ लिया जाए कि टोटल एटी की कंजप्शन कितनी थी, ये पूछना चाहती है ना? जी सर। वो 4, इनडायरेक्टली 4 ही है। जी मामा। जी बेटे। सर ये वाले जो 2 एटीपी यूज हुए हैं, ये वाले जो ग्लाइकोलाइसिस में बने हैं, ये वो वाले हैं जो इधर यूज हुए हैं? जी 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 ठीक है सर, ओके। आज के लिए इतना ही काफी है कि पढ़ा दूं आगे भी? जी बेटे बोले। जी जी बेटे बोले बेटे। सर पढ़ा दें, कंप्लीट हो सकता है क्रैब साइकिल तो पढ़ा नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत लेंथी है, आप लोगों को वहां समझ नहीं आ रही। नहीं सर, मैं क्रैब साइकिल की वो बात कल पढ़ा दें, और क्रैब नहीं, साइकिल वो उसके साथ ही पढ़ते हैं ना, पढ़ा दें। क्रैब साइकिल आज पढ़ा देता हूँ, तो बाकी जो है फिर वो कल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन Yes, sir. ट्रांसपोर्ट चेन और आगे।
यही सर चले। कह रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा जी, आप लोगों के पास नेक्स्ट आता है बेटे क्रब साइकिल, इसको हम हो जाएगा वो अभी 20 मिनट यानी 10 मिनट पड़े हुए हैं। क्रब साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद होता है, और याद रखिएगा क्रब साइकिल में आपके पास बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम इंटर होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है बेटे एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये हमारे पास साइकिल में इंटर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से मौजूद होती है ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि 4 कार्बन वाली एक जो है बेसिकली कंपाउंड है। ये मिलती है और 2 कार्बन कंपाउंड के साथ, जिसको हम नाम देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, और प्रोडक्ट बनाती है सिट्रेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रैश साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होती है, तो इसको हम सिट्रेट का नाम देते हैं। सिट्रेट जो है वो बेसिकली आपके पास 6 कार्बन वाली चेन होगी। तो जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलता है, तो याद रखिएगा कि कोएंजाइम ए वापस रिमूव हो जाता है। यहां से कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव होगा, कोएंजाइम ए यहां से रिमूव हो जाता है, और एसिटाइल सिर्फ ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलके सिट्रेट बनाती है। ये सिट्रेट जो है ये चेंज होती है इनटू अनदर सब्सटेंस आइसोमर्स में, जिसको हम आइसो सिट्रेट बोलते हैं, और ये भी 6 कार्बन वाली होती है। ये आइसोसिट्रेट जो है ये चेंज होगी इनटू अल्फा कीटो ग्लूटीरेट में। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ये बेसिकली आपके पास याद रखिएगा 5 कार्बन वाली जो है एक सब्सटेंस है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, जो डीकार्बोक्सिलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, क्योंकि ये क्या करती है साथ में NADH भी रिमूव जो है यहाँ पर NADH भी बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा, याद रखिएगा कि इस तरह से NAD+ से आपके पास NADH2 बनेगा। तो ये हर प्रोडक्ट 2 टाइम्स होगा, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है उसके बाद जो है इसमें फर्दर स्टेप्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है इस अल्फा कीटोग्लूटारेट से, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो जब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो इसका मतलब है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है इसमें कोई चेंज होती है, बिल्कुल होता है जी। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, और साथ में आपके पास NAD+ से NADH2 यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर भी ये देखें कि अगर डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, डिहाइड्रोजनेशन हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, डिहाइड्रेशन हुई है। तो इसका मतलब है अगर कोएंजाइम यहाँ पर ऐड हुआ है, ये 2 चीजें निकली हैं, तो यहाँ पर ऐड क्या हुआ है, कोएंजाइम ए ऐड हुआ है यहाँ पर, फिर ही आया ना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है इससे स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सक्सिनेट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटे, याद रखिएगा, सक्सिनेट। और सक्सिनेट जो है बेसिकली यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, तो ये आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड हो गया था, तो ये भी 4 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है। क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बन निकल गई, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम आ गया, सक्सिनाइल से सक्सिनेट बनेगा। बेटे आप लोगों के मैं बात में क्वेश्चन लूंगा, सक्सिनाइल से सक्सिनेट के दरमियान याद रखिएगा हमारे पास एक प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस को हम इस तरह से
नाम याद रखते हैं कि GDP और इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं GTP। ये फ्री एनर्जी होती है और इस GTP की मदद से फर्दर हम बनाते हैं ADP से ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेटे जिसका माइक ओपन है ना बंद कर ले, वरना मैंने इसको रिमूव कर देना। सक्सिनेट से ये बनेगा बेटे फ्यूमरेट। क्या बनेगा बेटे? फ्यूमिरेट। फ्यूमरेट, फ्यूमरेट जो है बेसिकली 4 कार्बन कंपाउंड है और सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनते हुए इसमें फिर सेकंड टाइम फिर ऑक्सीडेशन होगी। फॉर एग्जांपल FAD+ से आपके पास FADH2 बन जाएगा। इस दफा जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट हो रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन रही है FADH2 या FADH। ये फ्यूमरेट चेंज होता है मैलेट में। इसमें चेंज होगा बेटे मैलेट सब्सटेंस में, और मैलेट जो है वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड है। ये फ्यूमरेट चेंज होता है इनटू जो है मैलेट जो चेंज होता है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट में होता है। यहां पर हो गया ऑक्सैलो एसीटेट में, और ऑक्सैलो एसीटेट को आपने पढ़ा था कि ये भी 4 कार्बन, मैंने पहले भी 4 लिखा था, सिर्फ मार्कर का यूज कर रहा हूं, 4 कार्बन है। अच्छा जी, अब ये तो प्रोसेस हो गया। अब मुझे बताएं कि जब मैलेट से जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट बना तो डीहाइड्रोजनेशन हुई है मैलेट की, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वाई वो स्टेप है जिसमें NAD से आपके पास NADH2 हमारे पास बनता है। तो एक्चुअली यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुई, डीहाइड्रोजनेशन हुई है, तो यहाँ हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन ऑफ मैलेट प्रोड्यूस करती है थर्ड को। अब मुझे बताएं कि अगर क्रेब्स साइकिल जो है वो कितने टाइम्स हो रहा है, तो हम कहेंगे हमेशा क्रेब्स साइकिल 2x टाइम होता है, 2 दफा होता है, तो हर एक जो है वो 2 टाइम्स होगा। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल पहले ऑक्सिजन स्टेट के साथ मिलेगा, एक दफा साइकिल चलेगा, फिर दूसरी दफा मिलेगा, 2 दफा साइकिल चलता है, तो ये साइकिल 2 टाइम्स जो है वो रन करता है। अगर ये साइकिल 2 टाइम रन करता है तो इसका क्या प्रोडक्ट्स होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको हमने पढ़ना है। अब देख लें कि इसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, इसको हम दूसरा नाम जो है TCA साइकिल भी बोलते हैं। पहला नाम इसका क्या है? दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, साइंटिस्ट के नेम पे है। दूसरा नाम है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड नाम क्या है? सिट्रेट साइकिल। चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो एरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक में नहीं, एरोबिक बैक्टीरिया है, चाहे वो आपके पास जो है हमारे यूकेरियोटिक के सेल्स हैं, तो उसमें याद रखिएगा ये होगा। अब इसका एनर्जी बजट क्या होगा? एनर्जी बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल इसमें वो आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल NADH2 इसमें कितने बने, तो आप कहेंगे 2 ये हैं, 2 2 4 2 6, टोटल 6 आपके पास बनेंगे, क्योंकि ये 2 टाइम्स है ना, इस वजह से। और अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने जनरेट होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है और यहां पर है, इसके अलावा कहीं नहीं है, तो हम कहेंगे इसमें टोटल 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास टोटल ATP की कितने फॉर्मेशन हुई है, तो आप कहेंगे टोटल ATP यहां पर हमारे पास 2 हुए हैं, 2 ATP बनते हैं, ठीक है जी। सो बेटे ये आप लोगों का आज का था, इसमें इंशाल्लाह आप लोग कल जो है वो नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे
क्योंकि अब आप लोगों ने कहा था इसलिए 20 मिनट्स हो गया है, वो टीचर आ गया जी, जल्दी बोले। सर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट जब बना है तो कोएंजाइम ए रिमूव होगा या उसके साथ ही हाँ, रहेगा? रिमूव होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ से ये रिमूव होता है, यहाँ पे कोएंजाइम ए रिमूव होता है। सर वाटर मॉलिक्यूल्स का भी बता दें कहाँ पे ऐड होते हैं? अच्छा जी, कल मैं बता दूंगा, कल ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ ऐड होते हैं। एक्चुअली तो याद चले मैं बता ही देता हूँ कि जब ये मैलेट बनता है ना तो यहाँ पर ऐड हो रहे होते हैं, यहाँ पर ऐड होते हैं, और यहाँ पर ऐड, जैसे ही कोएंजाइम ऊपर बाहर की तरफ जाता है तो यहाँ पर ये आता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होता है। सर एक और होता है, वो भी बता दें। वो पता नहीं कहाँ से होता है सर वो बस ठीक है। हाँ जी, वो सिलेबस में इतना ही लिखा है, आपने कहा तो मैंने बता दिया, मैं आपको और क्या बताऊं बेटे। एक्चुअली ना ये जो सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट होता है ना, इसमें एक एक्यूनेट बनती है प्रोडक्ट, वो यहाँ पे एंटर होता है बेटे। एक्स्ट्रा मत पूछा करें, फिर सबको बताना पड़ता है। ये 1, ये 2, ये 3। सर इस स्टेप में नहीं होता जिसमें सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में बनता है ना, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब मेरे ख्याल से बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए या सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनता है, तब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। तीसरा बेटे एक अगर आप फेडरल की बुक पढ़ेंगे ना, उसमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इसने यहाँ पे रिमूव करना है तो इसने यहाँ पर आना है, यहाँ पर एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, कितना गड्ढा पानी, अपना पानी हो गया। ठीक है बेटे, इसमें ये 3